मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जिस शख्सियत के साथ बैठा हुआ हूँ वो हमारे इस वक्त जो सो हिंदुस्तान में जो तलबा तंजीम है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, जो SIO के नाम से मारूफ है, और ये तंजीम इस्लाम पसंद तलबा की जो सो तंजीम है, जो चाहती है कि नौजवानों और जो सो तलबा को इस्लामी फ़िक्र में डाले और उनके अंदर ज़हनी व फ़िक्री जो सो तथहीर करते हुए उनको जो है सो काज इस्लाम के लिए जो सो कारआमद बनाए। तो इस ज़िम्मन में जो सो बहुत तवील जद्दोजहद SIO करती आ रही है और बहुत से जो सो उसके महाजों पे कामों का जो सो सिलसिला जारी है और ये काम इंशाल्लाह जारी रहेगा आगे भी। मेरे साथ इस वक्त हमारे हिंदुस्तान के SIO के कौमी सदर हमारे जनाब सलमान अहमद साहब बैठे हुए हैं। हम उनसे जो सो कुछ तलबा के मसाइल और कॉलेजेस और स्कूल्स के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे और ये पूछेंगे कि एक तंजीम होने के नाते, तलबा की जो सो एक ज़िम्मेदाराना तंजीम होने के नाते SIO जो सो इस मामले में क्या रोल जो सो अदा कर रही है और किस तरह जो सो अपने काज को आगे बढ़ाने की फ़िक्र कर रही है, इस ताल्लुक़ से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो सो जनाब सलमान अहमद साहब आपका निज़ामाबाद में आवाम TV की जानिब से खैर मकदम करता हूँ और जो है सो आपसे जो सो मैं ये सवाल करता हूँ कि इस वक्त के माशरे में जो अखलाक़ी जो सो तनज़्ज़ुल का जो मामला पेश आ रहा है, लोग जो सो बेरारवी का शिकार और बिलखुसूस नौजवान तबका बहुत ज़्यादा जो सो बेरारवी की तरफ राग़िब हो रहा है और बिलखसूस कॉलेजेस में सूरत हाल बहुत ही अबतर है, नौजवान बिगड़ते जा रहे हैं। इस सिलसिले में एक ज़िम्मेदार इस्लाम पसंद तलबा तंजीम होने के नाते आप इसमें जो सो क्या रोल अदा करेंगे, उस ताल्लुक़ से क्या फ़िक्र करेंगे? तो देखिए, हम ये समझते हैं कि जितनी भी अखलाक़ी बुराइयां हैं उसका बुनियादी सबब ये होता है कि जब इंसान का तसव्वुर ज़िंदगी वाज़ेह नहीं हो, उसको ये पता नहीं हो कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, किसने भेजा, कैसे भेजा, वो मुझसे क्या चाहता है, किस किस्म की ज़िंदगी मुतवक्के है। तो फिर जब उसको ये सवालात मालूम नहीं हो तो फिर वो जो गलत राहों पर निकल पड़ता है। तो हम समझते हैं कि अखलाक़ की दुरुस्तगी का मामला हो या ज़िंदगी के किसी दूसरे मामले की दुरुस्तगी, वो बुनियादी तौर पर इस बात पर मुनहसर है कि आप अल्लाह ताला को कितना मानते हैं और उस पर ईमान रखते हैं या नहीं। दूसरी अहम चीज़ ये होती है कि नौजवानों का रवैया हो, कैंपस में पढ़ने वाले तलबा का रवैया हो, वो इज्तिमाई माहौल के ज़रिए शेप पाता है। तो जब मीडिया में जो फहश चीज़ें आएँ, फिल्मों के ज़रिए से फहश चीज़ें आएँ, इस किस्म की बेमकसदियत फैलाई जाए तो उसका नतीजा सभी पर पड़ता है, नौजवानों पर ख़ास तौर पर पड़ता है। तो दूसरा हमारा मेन काम ये होता है कि हम बेहतर माहौल फराहम करें, तज़किया तरबियत के ज़रिए से, इज्तिमात के ज़रिए से, मुताले के ज़रिए से और इस किस्म की बहुत सी सरगर्मियों के ज़रिए से हम इस बात की कोशिश करते हैं कि बेहतर माहौल मिले। अच्छा माहौल जब लोगों को मिलेगा तो वो बुरी चीज़ों से बच जाएंगे। और तीसरी अहम चीज़ ये होती है कि जब आपके सामने ज़िंदगी का कोई बड़ा मिशन नहीं हो तो इंसान ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में पड़ जाता है, लेकिन जिसके सामने ज़िंदगी का आला मिशन होगा, बड़े मकासद होंगे, वो उसके लिए जद्दोजहद करेगा, वो उसके लिए स्ट्रगल करेगा। और जब वो उसके लिए स्ट्रगल करेगा तो फिर छोटी मोटी बुराइयों में और इस किस्म की गंदी चीज़ों में जो कैंपसेस में आम होती हैं, तालिब इल्म उससे बच जाता है। तो हम उस सिलसिले में भी बहुत सी कोशिशें करते हैं। तो इस सिलसिले में आप जो है तलबा की तथहीर के लिए ख़ास तौर पे और उनमें इस्लामी फ़िक्र को उजागर करने के लिए किस तरह के प्रोग्राम जो अरेंज करते हैं कॉलेज और कैंपस के अंदर? देखिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल तो जो वो 1.5 साल से लॉकडाउन की वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं, तो ऑनलाइन कुछ कोशिशें हो रही हैं स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन आम दिनों में हमारा जो रवैया होता है वो ये कि हमारे मेंबर्स जिन कैंपसेस में पढ़ते हैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ जो है वो इन चीज़ों को शेयर करते हैं। अलग अलग इज्तिमात वहाँ पर भी रखे जाते हैं, सेमिनार्स, लेक्चर्स, प्रोग्राम्स। उसी के साथ साथ उन तलबा को जो है वो हमारे जो लोकल यूनिट्स होते हैं, मुकामी यूनिट्स होते हैं, उसमें इज्तिमात में लाया जाता है। मुताल्ले के लिए किताबें दी जाती हैं, तज़किया इज्तिमात का एहतमाम किया जाता है, दर्स कुरान की मजलिसों का एहतमाम किया जाता है। ऐसे ही जो है वो एहतसाब का एक पूरा नज़्म होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से काउंसलिंग भी होती है, तरबियत भी होती है और लोगों को एक बेहतर इज्तिमाइयत में रखने की कोशिश होती है, क्योंकि ये इज्तिमाइयत होती है जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। तो जो लोग इज्तिमाइयत से जुड़े होते हैं वो बहुत सी गुनाहों से बच जाते हैं, ये बचना उनके लिए आसान हो जाता है। ये साल 2020 मार्च से पूरे मुल्क की सतह पर जो सो कोरोना की वजह से जो सो लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था, उसके बाद से मुल्क के तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए और तलबा को जो है सो स्कूलों में और कॉलेजों में हाजिरी देने से मना कर दिया गया था और ऑनलाइन तालीम का नज़्म शुरू किया गया था। तो अब यहाँ पर जो सो मसला पैदा हो गया कि हिंदुस्तान में 60% आबादी ऐसी है जो गुर्बत के जो सतह से नीचे से ज़िंदगी गुजारती है और उनके पास जैसे कि जो जिन ऑनलाइन तालीम के लिए जिन फ़ौजों की ज़रूरत होती है वो फ़ौन उनके पास मौजूद नहीं है।
तो ऐसे तलबा जो है सो तालीम से महरूम हो रहे हैं। तो यहाँ पर हुकूमत की जो सो पॉलिसी हमको जो सो गैर वाज़ेह नज़र आती है। इस ज़िमन में एक बड़ी तलबा तंजीम होने के नाते आप इस ज़िमन में जो सो क्या रोल प्ले करेंगे और हुकूमत को जो सो इस मसले की तरफ राग़िब करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे? तो देखिए, तालीम का जहाँ तक मसला है तो लॉकडाउन में तो ज़्यादा उभर कर आ गया, अदरवाइज़ लॉकडाउन से पहले भी सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो एसआईओ इस सिलसिले में पिछले 40 सालों से काम करी। हमारे कामों के बहुत से पहलू होते हैं। एक चीज़ तो होती है कि तालीम के सिलसिले में आप एजुकेशन पॉलिसी पर काम करें कि हुकूमत की जो पॉलिसी है वो डिसाइड करती है कि किस किस्म का रुख एजुकेशन का होगा, किसको एक्सेस मिलेगा, क्या क्वालिटी डेवलप होगी, क्या मजमूई हैसियत से ओरिएंटेशन होगा। तो एसआईओ मुस्तकिल एजुकेशन पॉलिसी पर काम करती है। इस सिलसिले में हमारा एक पूरा अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग CERT के नाम से जो एडवोकेसी का, लॉबिंग का और आइडियाज़ और रिसर्च का काम करता है, और उसके ज़रिए से वो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, तालीमी पॉलिसीज़ को बनाने वालों को असिस्ट करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत कुछ काम किया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसमें बहुत से मशवरे वो कबूल किए गए हैं जो एसआईओ ने दिए थे। तो एक तो ये पॉलिसी इंटरवेंशन का काम है, ये लॉकडाउन से पहले भी चला और लॉकडाउन के दरमियान। आपको रोकूं, क्या आप इस बात की वजाहत करेंगे आपने क्या मशवरे हुकूमत को दिए थे? और मेरा जो सवाल है अभी अधूरा है कि जो मैं जो बोला कि सेलफोन की सहूलत से महरूम है, तो ऐसे लोगों को हुकूमत की तरफ से सेलफोन फराहम किए जाने के क्या इस ताल्लुक से एसआईओ की जानिब से कोशिश की जा सकती है हुकूमत को इस तरफ तवज्जो दिलाने के लिए? तो इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब एजुकेशन पॉलिसी के बहुत से पहलू होते हैं। तो एक मेजर मिसाल के फॉर एग्जांपल है कि राइट टू एजुकेशन, के तालीम जो है वो आपका हक है, लेकिन ये चीज़ जो है वो सिर्फ 8th क्लास तक थी। तो हमारी भी ये डिमांड थी और भी बहुत से लोगों की डिमांड थी कि उसको बढ़ाया जाए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये टच दिया गया है कि उसको जो बढ़ाया जाएगा। दूसरा अहम मुतालबा ये था कि राइट टू एजुकेशन सिर्फ राइट टू एजुकेशन नहीं, राइट टू इक्वल एजुकेशन है कि सबको समान अधिकार मिले, वो एक बड़ी चीज़ है। कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को रोका जाए, इस सिलसिले में बहुत कुछ मशवरे दिए गए थे, बाज़ को कबूल किया गया और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं चूँकि एक कॉरपोरेट सिस्टम में हमारा पूरा मुल्क चलता है तो वो उन चीज़ों को छोड़ा गया। बेसिक मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इस सिलसिले में बहुत कुछ जो है वो चीज़ें दी गई। फिर एक बड़ा मुतालबा जो बहुत पहले से रहा है वो ये कि हमारे GDP का 6% हिस्सा तालीम में खर्च होना चाहिए। तो तालीम में हमारा जो इन्वॉल्वमेंट बजटरी एलोकेशन है, हमारा जो GDP का हिस्सा खर्च होता है वो बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के सिलसिले में डिमांड्स की गई, उसको भी जो कबूल किया गया। दो जो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, एक तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है जो इस पॉलिसी में भी है, जिसके नतीजे में तालीम महंगी होती है और लोगों की एक्सेस से दूर हो जाती है। दूसरा जो बड़ा मसला है वो हिस्ट्री के नाम पर, कल्चर के नाम पर, भारतीय संस्कृति के नाम पर एक ख़ास वैदिक कल्चर को जो थोपने की कोशिश है, ये अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो ये ऐसी 2-4 चीज़ें हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन बहुत सी चीज़ें उसमें जो पॉजिटिवली भी इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। और जहाँ तक तो आपका दूसरा सवाल था डिजिटल एजुकेशन के सिलसिले में, तो हम उस सिलसिले में एक तो पॉलिसी लेवल पर ये काम कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में इस वक्त हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस शिक्षा संवाद के नाम से चल रहे हैं, जिसमें जो एजुकेशनिस्ट होते हैं उनको एक जगह लाकर ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का पूरा एक्सपीरियंस रहा उसमें कुछ मुस्बत चीज़ें रही, कुछ मनफी चीज़ें रही, तो उसको असेस करने की और उस पर जो वो काम जो चल रहा है। तो फिलहाल हमने 2 प्रोजेक्ट्स लिए हैं, एक ऑनलाइन एजुकेशन का एवोल्यूशन और दूसरा जो है हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, पूरे निज़ाम तालीम में एग्ज़ाम्स को बहुत फोकस किया गया है। अब आप ये देखेंगे कि सारा साल भर ये डिस्कशन नहीं रहा कि बच्चे को पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसको समझ में आ रहा है या नहीं, डिस्कशन बस ये रहा कि एग्ज़ाम कैसे होगा, पास होगा नहीं होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो हमारा जो पूरे बच्चे की तालीम को आप जो 3 घंटे के एक पेपर में जज करना चाहते हैं, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो फिलहाल हम लोग ये 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर जो रिसर्च का काम करा रहे हैं। बाकी ग्राउंड की सतह पर जो है वो हमारे जो मेंबर्स हैं वो छोटे छोटे क्लासेस के ज़रिए से, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ज़रिए से, ऑनलाइन ऑफलाइन भी कुछ चीज़ें हो रही हैं। हायर एजुकेशन के सिलसिले में एक बहुत अहम इनिशिएटिव हमारा फ्रेमिंग एकेडमिया का है, जिसके ज़रिए से हम मुस्लिम कम्युनिटी के टैलेंटेड बच्चों को पूरे इंडिया से सेलेक्ट करके जो बड़े तालीमी इदारे होते हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उनके जो 6 से 7 अलग अलग कोर्सेज, जर्नलिज्म है, लॉ है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, ये वो कोर्सेज जिसमें मुसलमान कम है, जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो उसके लिए जो पूरी जो है 3 महीने से कोचिंग चला रहे हैं, ताकि ये जो बड़े इदारे हैं, JNU है, DU है, जामिया है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पर जिन बच्चों का दाखिला हो सके। बाकी ग्राउंड की सतह पर करियर गाइडेंस के, मॉक टेस्ट के और ऐसे बहुत से काम तो जो अलग अलग यूनिट्स में हो रहे हैं। माशी मदद की कुछ हद तक कोशिश होती है, लेकिन चूँकि हम खुद तलबा तंजीम हैं तो हम जो वो स्कॉलरशिप्स देने से ज़्यादा स्कॉलरशिप के गाइडेंस पर और उसके पर काम करते हैं।
यहाँ पर आपने दो बातों की वजाहत की कि SIO इन दो चीज़ों को बहुत अहम मानती है। एक कमर्शियल अंदाज में जो तालीमी इदारे चलाए जा रहे हैं वो, और दूसरा तालीम को एक मखसूस रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये दो भी बहुत अहम नुकात हैं, इस पर हम जो सो थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी जैसा कि अभी बात कर रहा था, मैं पैंडेमिक सिचुएशन है, कोरोना की वबा के बाद जो सो स्कूल्स बंद हैं, लेकिन औलिया तलबा पर ये जो खानगी तालीमी इदारे दबाव बनाते जा रहे हैं, ऑनलाइन तालीम के नाम पर भारी भरकम फीस वसूल की जा रही है, जबकि गरीब औलिया तलबा इस फीस को अदा करने से खासिर है। तो यहाँ पर SIO एक जिम्मेदार तलबा तंजीम की हैसियत से इस मामले को रोकने के लिए किस अंदाज में कोशिश कर सकती है? देखिए, इसमें मसला वही है कि जब आप तालीम को एक प्रोडक्ट बना देते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो फिर वो बिकना शुरू होती है। तो फंडामेंटल जो इशू है वो ये कि जब आप तालीम को बिजनेस बनाएंगे तो ये सब होगा। तो हम असल में बुनियादी तौर पे कहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो अगर हुकूमत की जिम्मेदारी है तो फीस बेयर करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, अच्छी एजुकेशन मिले वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो हुकूमत करती क्या है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है, उसको कमज़ोर करती है ताकि प्राइवेट स्कूल्स आगे बढ़ें, ताकि प्राइवेट कोचिंग आगे बढ़े, और उसके ज़रिए से जो है वो लोगों को डबल बर्डन आता है। एक तो हुकूमत का खर्च जो है वो बच जाता है और वालिदैन के ऊपर डबल खर्च हो जाता है। तो इसके ऊपर हम लोग जो है वो बहुत से मुतालबात, हमारे अलग अलग स्टेट की जो सूरत है, चूँकि स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, तो उसकी बुनियाद पर मुतालबात करते रहें, जिसमें ये रहा कि आप 20% 30% फीस का रिडक्शन दीजिए कम से कम। उसके बाद कम से कम 4 इंस्टॉलमेंट में जो है वो फीस भरने की इजाज़त दी जाए। टीचर्स का जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी अपनी मसाइल ये होते हैं कि वो ये बयान करते हैं कि अगर हम वो लेंगे नहीं तो हम सैलरी कैसे टीचर्स को देंगे। तो असल में ये कि हुकूमत अगर प्राइवेट स्कूल्स को ग्रांट दे, उनको जो तावन करे, इस एमरजेंसी सिचुएशन में जब आपने जो प्राइम मिनिस्टर फंड में जो इतना सारा पैसा जमा किया, ये बोल रहे हैं कि 10,000 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज डिक्लेयर किया, तो अगर हुकूमत खुद जो है वो तालीमी इदारों को असिस्ट करेगी तो तालीमी इदारों के लिए भी आसान होगा, तलबा कम्युनिटी के लिए भी आसान होगा। तो ये सारा मसला जाके इस बात पर रुक जाता है कि आप अपने GDP का 3% से ज़्यादा तालीम पर खर्च नहीं कर रहे हैं। हमारा बेसिक मुतालबा ये कि जब तक आप उसको 6% तक नहीं लेकर जाएंगे ये सारे मसाइल बाकी रहेंगे। तो प्राइमरीली इसी को करना पड़ेगा कि बजट बढ़ाइए, उसके नतीजे में ये बहुत सी चीज़ें मैनेज होंगी। अब मेरा जो सो आपसे आखिरी सवाल होगा कि जो सो एक जैसा कि आपने कहा था कि जो सो एक मखसूस रंग देने की कोशिश की जा रही है एजुकेशन सिस्टम को, तो इसको रोकने के लिए आपने किस अंदाज में हुकूमत से नुमाइंदगी की और आपकी जो सो इस तरह की कोशिशों को रोकने की क्या हिकमत अमली होगी? तो देखिए, असल में इसमें एक बड़ा चैलेंज जो है वो हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश है कि पूरे हिंदुस्तान को जो है वो एक ख़ास रंग में दिखाया जाए। मुग़लों का जो पीरियड था, दीगर जो मुस्लिम राजाओं का पीरियड था, उसको बिल्कुल जो डार्क में दिखाया जाए और उसके पीछे एक तख़यलाती दुनिया बताई जाए और उसके ज़रिए से जो ये बात बताई जाए कि ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का है और बाकी सब लोग आउटसाइडर्स हैं। तो इस सिलसिले में जो सिलेबस के अंदर जो है वो बहुत सी चीज़ें लाई जा रही हैं। तो अलग अलग स्टेट्स में हमारी जो कमेटीज़ होती हैं, एजुकेशनल कमेटीज़, वो उन सिलेबस की स्टडीज़ करती हैं, उसके पास जो रिसर्च होता है, उसके बाद उसमें जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उसको लेकर हम मीडिया में, पब्लिक डोमेन में भी जाते हैं, गवर्नमेंट के पास भी जाते हैं और उसको वहाँ एड्रेस करने की कुछ हद तक कोशिश होती है। एक जो 2 बड़े इंसिडेंट रिसेंट में हमने किए हैं, उसमें से एक तो ये था कि कोविड के नतीजे में जो पूरा तबलीगी जमात को जिस तरीके से टारगेट किया गया, तो मेडिकल की बाज़ किताबों में जो ये लिखा गया कि ये जो तबलीगी जमात के ज़रिए से फैला, तो उसके ख़िलाफ़ बहुत प्रेशर बनाया गया, पब्लिशर से बात की गई, राइटर्स को जो प्रेशराइज़ किया गया और उसके नतीजे में वो किताब उन्होंने विड्रॉ की। वैसे ही जो वो राजस्थान के टेक्स्ट बुक में जो वो एक किताब आई थी जिसमें ये बात लिखी गई कि इस्लामी आतंकवाद क्या है, और फिर उसमें जो है वो जिहाद और ये सारी चीज़ों को जो बिल्कुल इस तरीके से पेश किया गया कि इस्लाम ही में आतंकवाद है। तो उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो राजस्थान की गवर्नमेंट से बात की गई और बहुत सी, हम अकेले ने नहीं किया, बहुत सी तंजीमें थी, सब ने मिलकर जो है उस पर जद्दोजहद की और उस पर प्रेशर बनाया, धरने हुए, फिर असम्बली में वो मुद्दा उठा और उसके बाद राजस्थान की गवर्नमेंट ने भी वो किताब जो वो टेक्स्ट वापस लिया। तो इस तरीके से कोशिश होती है कि ये नेगेटिव जो चीज़ें हैं, उसके अलावा हम हिस्ट्री समिट्स रखते हैं जिसमें जो है वो रिसर्च स्कॉलर्स, बड़े बड़े जो हिस्ट्री के मैदान में रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो इंडिजीनियस हिस्ट्री को, लोकल हिस्ट्री को और सही हिस्ट्री को, सही तारीख को लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं काउंटर हो सके। ये एक सवाल अब उड़ गया, आखिरी सवाल बोला था लेकिन एक और सवाल जो सामने आ गया, जैसे कि आपने अभी तबलीगी जमात का हवाला दिया था थोड़ी देर पहले, वहाँ पर जो सो एक सवाल उठता है कि जो ये कोरोना का जो सिचुएशन चला और यहाँ पर जो सेकंड मरहले में ख़ास तौर पर ऑक्सीजन की कमी का मसला पैदा हुआ था और जो सो हॉस्पिटल में बेड्स की कमी का मसला पैदा हुआ था, बहुत सारे लोग जो सो बर वक्त ऑक्सीजन न मिलने से, बर वक्त इलाज नहीं मिलने की वजह से सिसक दम तोड़े, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क के लिए। तो इस सिलसिले में जो सो
हमको जो सो इतला मिली थी कि जो सो हिंदुस्तान के कुछ गोशों में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से जो सो कोविड सेंटर्स कायम की और जो सो ऑक्सीजन की फराहमी के ऐसे खिदमत अंजाम दिए थे। तो मेरा सवाल ये है, क्या इस काम को मुल्की सतह पर नहीं किया जा सकता था एसआईओ की जानिब से? अगर किया जाता तो जो सो इससे जो सो बहुत सारे इंसानों को फ़ायदा हो सकता था, और आगे अगर ऐसी सिचुएशन नहीं तो एसआईओ क्या रोल प्ले करेगी? तो असल में शायद वो इन्फॉर्मेशन सही आपको मिल नहीं सकी। हमने जो कोविड रिलीफ टास्क फोर्स बनाई थी वो मुल्की सतह की ही थी। तो पूरे हिंदुस्तान में हमारे उस पूरे प्रोजेक्ट का आइडिया जो था वो रिसोर्स मैपिंग का था। तो इनिशियल हमारा एक कंट्रोल रूम दिल्ली में एस्टेब्लिश हुआ था और तकरीबन 1000 के करीब वॉलंटियर्स जो वो 25 से 28 स्टेट्स में थे। और वो करते ये थे कि हमने कुछ हेल्पलाइंस जारी की थी जो 24/7 फंक्शन करती थी। उसके ज़रिए से हम जो पेशेंट्स के नीड्स जो वो किसी को ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ चाहिए, पेशेंट का लेवल क्या है, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे। तो इब्तिदा में वो एक दिल्ली का सेंटर था, डेवलप होते होते 16 और सेंटर्स जो रीजनल भी बन गए और उसके ज़रिए से तकरीबन हम लोगों ने 30 दिनों के अंदर 30 से 35 हज़ार पेशेंट्स को जो वो कनेक्ट किया और उसके से एक बड़ी तादाद को भी जो रिसोर्सेज जो वो आइडेंटिफाई करके ऑक्सीजन के सिलसिले में, प्लाज्मा के सिलसिले में, मेडिसिन के सिलसिले में जो कुछ चीज़ें पहुंचाई जा सकती थी वो की गई। ख़ास तौर पर जो वो फोकस जो था दिल्ली बेल्ट का वो जो वो आप देखेंगे पूरे क्राइसिस में दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, यहाँ की सिचुएशन बहुत सीवियर थी तो वहाँ वो चीज़ होती थी। वैसे ही आपके तेलंगाना स्टेट के अंदर खुद हेल्पलाइन जारी की गई जिसमें 10 से ज़्यादा जो है वो वॉलंटियर्स एट ए टाइम उस सर्विस को दे रहे थे। आंध्र प्रदेश में सिमिलर जो है वो सिर्फ उस एक स्टेट के अंदर 9000 से ज़्यादा पेशेंट्स को जो वो आंध्र प्रदेश के हमारे जो कंट्रोल रूम है उसने हैंडल किया। तो ये कोशिश तो जो सभी जगह रही, बाज़ जगह ये हो सकता है कि कम रहा हो, बाज़ जगह ज़्यादा रहा हो। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थे हमारे जनाब मोहम्मद सलमान अहमद साहब जो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी एसआईओ के नेशनल सदर हैं और उनकी निज़ामाबाद आमद हुई थी और हमने इस बात को गनीमत जाना और मौके की मुनासिबत से फ़ायदा उठाते हुए अवाम टीवी के नाज़रीन के लिए हमने उनसे गुफ्तगू की ताकि तलबा जो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से नावाकिफ़ है उनको इससे वाकिफ़ करवाया जाए, उसकी जो सरगर्मियों से वाकिफ़ करवाया जाए और एसआईओ के जो ताल्लुक़ से उनके दिलों में नरम गोशा पैदा किया जाए। हमारी ये कोशिश थी। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।